गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए रोटर इक्विवेलेंट सर्किट पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल को आप एक बार रीड कर लीजिए पॉज करके, तो मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बनाकर दिखाता हूँ। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना, कल भी बात की थी कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसका गिवन पार्ट न्यूमेरिकल में क्या है वो अलग करके लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको सप्लाई वोल्टेज गिवन है 1100 वोल्ट्स। ये सप्लाई वोल्टेज कौन सी होती है और E1 कौन सी होती है, ट्रांसफार्मर में भी आपने देखा होगा। सप्लाई वोल्टेज इसे कंसीडर करते हैं और जो आपके वाइंडिंग में EMF इंड्यूस हो रहा होता है आफ्टर R1 एंड X1 ड्रॉप, उसे हम कहते हैं E1। ऐसा ट्रांसफार्मर में भी रहता है, ऐसा सिमिलरली आपके इंडक्शन मोटर में भी रहता है। V1 और E1 दो अलग वोल्टेजेस होती हैं, बट हम उसे एक ही एज्यूम लेते हुए चलते हैं। R1 और X1 की वैल्यू हम ऑलमोस्ट जीरो कंसीडर करते हैं और यहाँ पे कंसीडर करते हैं इस एरिया में कोई ड्रॉप नहीं बन रहा, एंड और V1 इज इक्वल टू E1, दो दीज आर टू डिफरेंट वोल्टेजेस। चलिए ये एक चीज़ आ गई आपकी गिवन पोर्शन में। सप्लाई वोल्टेज आपको गिवन थी V1, दैट कैन बी अज्यूम्ड एज E1। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी गिवन है। देन आपको आपका स्टेटर का सर्किट कहा गया है डेल्टा में है, और आपका जो रोटर का सर्किट है दैट इज इन स्टार। ये चीज़ मायने क्यों रखती है कि स्टार आपका रोटर का सर्किट है और डेल्टा आपका स्टेटर का सर्किट है, क्योंकि हमने कल भी बात की थी हम 3 फेज सर्किट्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, पर फेज एनालिसिस से। तो आपको यहाँ पे स्टेटर साइड पे डेल्टा में जो भी चीज़ें गिवन होंगी VL IL, उसकी कन्वर्जन फेज वैल्यूज में, फेज पैरामीटर्स में क्या फ़र्क होता है। डेल्टा कनेक्शन हो देन VL इज इक्वल टू V फेज एंड IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स I फेज। और सिमिलरली स्टार साइड पर क्या होगा, VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स V फेज एंड IL इज इक्वल टू I फेज। तो आपको स्टेटर साइड में डेल्टा कनेक्शन है, रोटर साइड में स्टार कनेक्शन है। ये इसलिए गिवन है ताकि आप पर फेज कन्वर्जेंस जो करनी है, पर फेज एनालिसिस के लिए आपको जो अपने फेज पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं वो आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकें, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकें। स्टेटर में आपको डेल्टा गिवन है तो आप लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज आपकी एक ही रहेगी, और स्टेटर में आपको डेल्टा गिवन है तो लाइन करंट और फेज करंट में इस तरह का रिलेशन रहेगा। और हमें क्या चाहिए होता है पर फेज एनालिसिस करने के लिए, हमें चाहिए फेज वैल्यूज। तो फेज वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आपको बता कर दिया गया है स्टेटर आपका डेल्टा में कनेक्टेड है और रोटर आपका स्टार में कनेक्टेड है, देन अकॉर्डिंगली पर फेज वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। सो कीप दिस इन माइंड। 3 फेज सर्किट्स में डेल्टा और स्टार कनेक्शन आपके क्या है, कैसे हैं सर्किट में, कीप दैट इन माइंड। आपको फेज वैल्यूज निकालने में वो मदद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, स्टेटर इज इन डेल्टा एंड रोटर इज इन स्टार फॉर्मेशन, और आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो गिवन है N1/N2 इक्वल टू 3.8, एंड देयर आफ्टर R2 इज गिवन एज 0.012 ओम पर फेज एंड X2 इज गिवन एज 0.25 ओम पर फेज। चलिए आपको कुछ फेज वैल्यूज गिवन है ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन द रोटर करंट एट स्टार्ट। आपको I2 स्टार्टिंग कैलकुलेट करके देनी है। तो चलिए इसके लिए रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए और कैलकुलेट कीजिए। और सेकंड पोर्शन है आपको पूछा गया है रोटर का पावर फैक्टर निकाल कर दें एट स्टार्ट। तो चलिए ये दो चीज़ें निकालते हैं। तो सबसे पहले रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट देखिए कैसे बनेगा आपका। ये आ गया आपका रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ पे ये आ जाएगा R2/S इक्वल टू 0.012 ओम S एट स्टैंड स्टिल, S इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा आपका 0.25 ओम, और यहाँ पे आपकी E2 की वैल्यू आ जाएगी। E2 देखिए आपका क्या आएगा, E2 डिवाइडेड बाय E1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1। जैसा आपके ट्रांसफार्मर में होता है सिमिलर वैसा आपके फेस वोल्टेज की ट्रांसफॉर्मेशन आपके इंडक्शन मोटर में भी रहती है। तो यहाँ से आप अपना E2 कैलकुलेट कर लीजिए। E1 है आपके पास 1100 वोल्ट्स, एंड देन आपको फेस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N1/N2 दिया हुआ 3.8, तो इस तरह से बन जाएगा। यहाँ से आपका E2 आ जाएगा 289.47 वोल्ट्स। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
अब आपका न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम तो रहा नहीं। रोटरी करंट सर्किट आपको मिल चुका है। आपसे पूछा गया है I2 निकाल कर दें, तो कितना ही टफ है, निकाल लीजिए। आपका I2 आ जाएगा I2 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय Z2। आई किस तरह से निकाल रहे हैं, V बाय Z करके सिंपली। E2 क्या है आपका 289.47, कंसिडरिंग E2 एज रेफरेंस, तो ये आ जाएगा आपका 289.47 एंगल 0 डिग्री। Z2 आपका है 0.012 प्लस J टाइम्स 0.25। देख लेते हैं एक बार R2 और X2 सही वैल्यूज डालिए। यहाँ से आपका I2 आ जाएगा 1156.55 एंगल माइनस 87.25 डिग्रीज एम्पेयर। ये आ गया आपका I2 का कंप्लीट फेजर आंसर। तो यहाँ से क्या है आपका E2 एज ए रेफरेंस, हमने 0 डिग्री लिया है और इसके रिस्पेक्ट में आपका I2 इस तरह से आया 1156.55 एम्पेयर, लैगिंग योर फेस वोल्टेज बाय 87.25 डिग्रीज। तो आपका पावर फैक्टर आ जाएगा रोटर का cos ऑफ phi2 इज इक्वल टू cos ऑफ 87.25, तो ये बन जाएगा 0.048 लैग। तो ये काफ़ी कम पावर फैक्टर आया है। आप पावर फैक्टर चाहें तो R/Z करके भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर मिलेगा। चलिए ये आपका A और B पार्ट हो गया। आगे चलते हैं, C पार्ट देखिए क्या है। C पार्ट थर्ड पार्ट आपका आ जाएगा रोटर की करंट आपको कहा गया है निकाल के दें एट स्लिप इज इक्वल टू 0.04 एंड देन सिमिलरली पावर फैक्टर भी निकाल के दें एट स्लिप 0.04। तो चलिए थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए आपका रोटरी इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय S इक्वल टू 0.012 डिवाइडेड बाय 0.04, X2 आ जाएगा आपका 0.25 ओम्स एंड देन E2 आ जाएगा आपका 289.47 वोल्ट्स एज कैलकुलेटेड बर्ब। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.3 ओम्स। तो चलिए यहाँ पे I2 निकालिए। अब देखिए यहाँ पे I2 निकालना इंडक्शन मोटर का काम है या AC सर्किट एनालिसिस का पार्ट है। दिस इज मोर ऑफ AC सर्किट एनालिसिस। देखिए कैसे बनेगा आपका I2। आप यहाँ पे I2 का आंसर बन जाएगा V/Z करके E2 डिवाइडेड बाय Z करके 0.3 प्लस J 0.25। अगेन कंसिडरिंग E2 एज रेफरेंस, यहाँ से आपका I2 बन जाएगा 741.26 एंगल माइनस 39.8 एम्पियर। तो ये आ गया आपका I2 का कंप्लीट आंसर। आपका E2 यहाँ पे है एज रेफरेंस और आपका जो I2 है इट इज़ लैगिंग योर फेस वोल्टेज बाय 39.8 डिग्रीज 741.26 एम्पियर। तो यहाँ से आपका पावर फैक्टर आ जाएगा cos phi2 इज इक्वल टू cos ऑफ 39.8 डिग्रीज इज इक्वल टू 0.77 लैग। तो ये आ गया आपका फोर्थ पार्ट और ये आ गया आपका न्यूमेरिकल का थर्ड पार्ट। तो ये आ गया आपका पावर फैक्टर अंडर रनिंग कंडीशन। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो आपका इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है एट स्टार्टिंग काफ़ी पुअर होता है, काफ़ी लो होता है, जैसा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 0.048। और आपके इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर अंडर रनिंग कंडीशन इम्प्रूव हो जाता है। और इम्प्रूव हो वो कितना बन गया यहाँ पे, जैसे हमने कैलकुलेट किया इस न्यूमेरिकल की हेल्प से देखा हमने 0.77 लैग। तो ये ऑलमोस्ट 0 के पास है और ये काफ़ी यूनिटी के क्लोज है। सो इंडक्शन मोटर पावर फैक्टर इज पुअर एट स्टार्टिंग
MCQ आ सकता है, कभी भी पूछ सकते हैं आपको इस तरह से। इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर रहता है इज पुअर एट स्टार्टिंग, बट इंडक्शन मोटर पावर फैक्टर starts to improve as rotor starts to rotate। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर पुअर होता है एट स्टार्ट और इम्प्रूव हो जाता है जब अपनी रनिंग कंडीशन में आता है। इस कंसेप्ट को हमने न्यूमेरिकल की हेल्प से अभी देखा है और इसी तरह का MCQ भी रहता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका बन जाएगा एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपका। आर एक्सटर्नल की वैल्यू आपसे पूछी गई है फॉर I1 इक्वल टू IL1 कह लीजिए। लाइन करंट आपको कहा गया है 100 एम्पेयर चाहिए आपकी स्टेटर साइड पे, तो उसके लिए आर एक्सटर्नल क्या ऐड करें। ज़रा देखिए इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको कहा गया कि आपकी जो स्टेटर साइड पे सप्लाई लाइन है वहाँ पे आपको करंट चाहिए 100 एम्पेयर। बताइए रोटर साइड पे आर एक्सटर्नल कितना ऐड किया जाए। ठीक है, आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से, लाइन करंट आपको स्टेटर साइड पे चाहिए 100 एम्पेयर की और आप बताएं इसके लिए हम क्या आर एक्सटर्नल ऐड करें। सप्लाई वोल्टेज, लाइन वोल्टेज भी आपको गिवन है 1100 वोल्ट्स। इसी वोल्टेज पे करंट इतनी चाहिए। स्टार्टिंग में आपका जब रोटर स्टार्ट करना है, स्टेटर आपका जब स्टार्ट करना है, जब आपका रोटर रोटेट करना नहीं शुरू हो उस टाइम पीरियड के लिए, मतलब स्टार्टिंग से कहने का मतलब होता है S इक्वल टू 1 है हमारी वैल्यू। तो उस टाइम पीरियड के लिए आर एक्सटर्नल क्या ऐड करें कि आपकी सप्लाई साइड पे करंट 100 एम्पेयर रहे। हमने यहाँ पे ऊपर देखा इन अदर केस विदाउट आर एक्सटर्नल आपकी करंट कितनी जा रही है 1156 एम्पेयर। दैट इज ह्यूज करंट। इफ दैट कैन बी रिड्यूस्ड दैट विल बी गुड फॉर अवर सप्लाई लाइन्स। तो देखिए कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम हमारी 1156 I2 को एट स्टार्ट it was your current when R external was 0. Now we want to improve our I2. That means we want to reduce your I2 at start by adding R external. तो अब R external कितना ऐड करना है to reduce IL1 to 100 एम्पेयर, वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। N1 I1 is equal to N2 I2। यहाँ से क्या रिलेशन बन रहा है, N1 डिवाइडेड बाय N2 इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाय I1। यहाँ पे आपको I2 और I1 की जो वैल्यू रहती है, प्राइमरी जो रिलेशन है ये यहाँ से आया, प्राइमरी फेस MMF शुड बी इक्वल टू सेकेंडरी फेस MMF। तो इसका मतलब क्या रहता है कि प्राइमरी साइड का MMF जो बन रहा है दैट शुड बी इक्वल टू सेकेंडरी साइड MMF। MMF इज गिवन एज N मल्टीप्लाई बाय I। तो ये आ गया आपका N1 I1 इक्वल टू N2 I2। यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, दिस I इज योर फेस करंट। ठीक है, आपकी बुक में गलत लिया है। यहाँ पे जब कन्वर्जन की है आपकी बुक में BL त्रिज्या में लाइन करंट ले ली गई है, दैट इज बाय मिस्टेक। बुक रेफर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑल आई वॉन्ट टू टीच ओवर हियर कि आपको I2 और I1 यहाँ पर फेस वैल्यू लेनी है। तो देखिए आपका I2 फेस में कितना बनेगा 100 डिवाइडेड बाय √3। तो ये आ गया आपका I2 और I1 आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय √3। पर फेस वैल्यू से लेनी होती है तो आपका यहाँ पे फेस वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाय √3 एंड फ्रॉम हियर I2 can be calculated as 219.4 ampere. That means for IL1 is equal to 100 ampere, ये हमारी रिक्वायरमेंट है।
कि हमारी करंट इतनी फ्लो करे, उस टाइम पे आपकी फेस में स्टार्टिंग करंट होगी 219.4 एम्पेयर। अब ऐसा कैसा होगा? बाय एडिंग सम आर एक्सटर्नल। तो चलिए आर एक्सटर्नल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। P2 डिवाइडेड बाय I2, ये क्या है? P डिवाइडेड बाय I, दैट इज Z। तो यहाँ पे 289.47 आपके रोटर की जो फेस वैल्यू बन रही है वोल्टेज की, डिवाइड दैट बाय फेस करंट 219.4, तो आपको आंसर मिलेगा आपके रोटर के इम्पीडेंस का 1.32 ohms। और दिस इम्पीडेंस आपको आपका स्टेटर में 100 एम्पेयर मिल जाएगा। सो नाउ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इम्पीडेंस आर एक्सटर्नल कैलकुलेट करें। योर Z2 कैन बी ब्रेकन डाउन एज R2 प्लस X2 का स्क्वायर अंडर द रूट एट स्टैंडस्टिल व्हेन S इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन मिल जाएगा आपका। Z2 आपने कैलकुलेट किया है, यहाँ R2 नहीं RT आएगा। RT इज इक्वल टू R टोटल R2 प्लस R एक्सटर्नल। तो यहाँ से RT कैलकुलेट कर लीजिए मैंने 0.25 का स्क्वायर, यहाँ से आपका RT आ जाएगा 1.296 ohms। और आपका RT कैन बी रिटन एज R2 प्लस R एक्सटर्नल इक्वल टू 1.296। R external is equal to 1.296 minus 0.012 ohm। यहाँ से आपका R external बन जाएगा 1.284 ohms। So after adding this much external resistance, आप अपनी सप्लाई लाइन्स में जो स्टार्टिंग करंट है उसे कम कर सकते हैं।